स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हो रही है। चले, ठीक है। अच्छा बच्चे, आज हमने जो चैप्टर अपना 6 है उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करना था। अब एक्सरसाइज में जो फर्स्ट एमसीक्यूज है बच्चे, इस फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या पूछा जा रहा है कि एज ऑफ 2024 पाकिस्तान एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ सीमेंट इज़ अबाउट, मतलब पाकिस्तान में जो सीमेंट की प्रोडक्शन है वो कितनी है। वो बच्चे 69 मिलियन टन बेटा जो सीमेंट की प्रोडक्शन हो रही है पाकिस्तान में। ठीक है, जो ऑप्शन बी है बेटा वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद विच प्रोवेंस इन पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, तो पाकिस्तान का कौन सा प्रोवेंस ऐसे है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है बेटा, वो पंजाब है बेटा। पंजाब के बाद अगर सेकंड की बात कर लें बेटा, जो सेकंड है वो किस में आज कौन है बेटा, सिंध जो है ना सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर की बात कर लें बेटा। ठीक है, सेकंड प्रोड्यूसर के तौर पर काम करता है आफ्टर पंजाब। उसके बाद बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज मोस्ट एसोसिएटेड विद क्राफ्ट इन पाकिस्तान, तो बेटा क्राफ्ट के हवाले से बात कर लें बेटा, वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है ना क्राफ्ट वगैरह की प्रोडक्शन के हवाले से क्या है, मशहूर है बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन पाकिस्तान। एनिमल हस्बेंड्री का बेटा एक ही पर्पज़ हो सकता है, ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइफ स्टॉक बेटा। लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग है, उनकी ग्रोथ है, उनकी रिप्रोडक्शन है, और जिससे हम जो है ना बेटा क्या करते हैं, मीट वगैरह जो है ना ये चीज़ें अपटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बेटा जो है ना इसका प्राइमरी फोकस है, प्राइमरी पर्पज़ है बेटा किसमें, पाकिस्तान में बेटा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चे, नेक्स्ट ये है, जस्ट वेट, हाँ अब बेटा नेक्स्ट ये है कि जो है ना विच स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर द गवर्नमेंट टू सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बेटा अगर सपोर्ट करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि बेटा वो उन लोगों को इनसे टैक्स जो है ना टैक्स में रिलैक्सेशन दे दे और फैसिलिटीज़ दे दे। ठीक है, एक्सेस टू क्रेडिट बेटा उनको किसी ना किसी तरीके से फ़ायदे प्रोवाइड करे ताकि वो क्या करें, अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें, मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बेटा बूस्ट कर सकें। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो बेटा वो गवादर पोर्ट है बेटा जो मोस्ट इफेक्टिव है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा अब उसके बाद फर्दर बेटा हाउ कैन लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान के, पाकिस्तान में बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो इस तरीके से यानी आप लोगों को एजुकेट करके उन्हें स्किल प्रोवाइड करके किस तरीके से पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे कम कर सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है बेटा ये जो लिटरेसी है या स्किल डेवलपमेंट है, लोग अगर स्किल्स वगैरह अडॉप्ट करेंगे तो उसकी बेस पे उनकी जो एम्प्लॉय यानी किसी ना किसी, ऐसा समझ ले सिंपल अगर वर्ड में बोलूँ, किसी ना किसी काम में लग जाएंगे। ठीक है, अगर स्किल्स होंगे तो बेटा वो कहते हैं आजकल जिसके पास स्किल है बेटा वो बेरोज़गार नहीं हो सकता। नेक्स्ट व्हाट चैलेंजेस इज कॉमनली फेस्ड बाय लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में बेटा लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज हैं वो कौन से चेंजेस, मतलब कौन से जो चैलेंजेस हैं बेटा वो फेस कर रही हैं। तो वो बेटा डिजीज़ आउटब्रेक की बात कर लें बेटा, बहुत ज़्यादा जो बीमारी अगर फैल जाती है तो उनके पास उसके लिए मैयरेबल कंट्रोलेबल फैक्टर्स नहीं होते, इसकी बेस पे जो ना उनके जो जानवर हैं बेटा वो मर जाते हैं। Which factor is most critical in determining the location of large-scale industries such as steel and cement in Pakistan? तो बेटा एक्चुअली स्टील या सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात कर लें बेटा, इनको उस जगह पे उस लोकेशन पे बेटा अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पे जो हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल है बेटा वो उनके लिए इजीली अवेलेबल हो। ऐसा ना हो बेटा रॉ मटेरियल मुल्क के एक कोने से आता है, इंडस्ट्री दूसरे कोने पे लगी हुई है, तो अब वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का जो फिर खर्चा होगा वो डबल हो जाएगा। तो इस वजह से बेटा रॉ मटेरियल और जो ना उसके बाद जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका थॉरली अवेलेबल होना लाजमी है।
हाउ कैन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग मिटिगेट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान? बेटा अब लाइफ स्टॉक फार्मिंग के हवाले से बात की जा रही है, तो इसमें जो चीज़ हमें मद्देनज़र गौर रख करने की ज़रूरत है बेटा, जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, बाय अडॉप्टिंग द रोटेशनल ग्रेजिंग एंड इम्प्रूव द वेस्ट मैनेजमेंट, इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करके हम क्या कर सकते हैं, जो मतलब लाइफ स्टॉक है बेटा वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को या इस तरह के तमाम फैक्टर्स को मेडिकेट किया जा सकता है इन मेथड्स को अडॉप्ट करके। यहाँ तक बात ओके है? यस हाँ, सर। चलें जी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो ना हमारे हम अपने जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, शार्ट क्वेश्चन के लिए मैं कोशिश करूँगा शुरू से एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे, उसको जो है ना आपने फिर मार्क कर लेना है, घबराना नहीं है कि सर जी ये वाला क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ, तो वो सारे हो जाएंगे। आ गया कि नहीं आया? चलें अभी भी आ गया, अभी फार्मिंग ही चल रही है। चलें जी, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड है। सर हमने कॉटेज इंडस्ट्री शायद नहीं पढ़ा। कौन सा कॉटेज इंडस्ट्रीज़? जी चलें ठीक है, उसको भी देख लेंगे, खैर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा बच्चे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बल्कि ये थर्ड है, सॉरी, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा था इंडस्ट्रीज़ के हवाले से कि पाकिस्तान में ना वो कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज़ है शुगर की और कहाँ पे लोकेटेड है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है बेटा कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है। तो बेटा जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हमने एमसीक्यूज़ में भी देखा कि पंजाब में बेटा सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और उसके बाद बेटा सिंध में मौजूद है, वेयर द क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस आर आइडियल फॉर द शुगर केन कल्टीवेशन। और पाकिस्तान में जो शुगर मिल्स हैं बेटा वो रहीम यार ख़ान, फैसलाबाद और बदीन, बदीन एक्चुअली मेरे ख्याल से ये सिंध में है या बलूचिस्तान, सिंध में आएगा मेरे ख्याल से। तो बेटा ये वो जगह है जहाँ पे जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर मिल्स हैं बेटा, ये यहाँ पे लोकेटेड हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, सेकंड हम बाद में देखेंगे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। बेटा थर्ड क्वेश्चन का एक छोटा सा यहाँ पे आंसर बनता है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है बेटा वो कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही है। सीमेंट इंडस्ट्री कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही है? एक बेटा, एनर्जी इंटेंसिव नेचर ऑफ कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आल्सो एड्स द, बल्कि सॉरी, इसमें बेटा फर्स्ट क्या है कि एनर्जी इंटेंसिव नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू एनर्जी। अब एक बेटा जो एनर्जी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये चीज़ें जब यूज़ होती हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बेटा ज़्यादा पड़ जाती है। उसके बाद बेटा साथ में जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं, और कंप्लायंस विद इन्वायरमेंटल रेगुलेशन आल्सो ऐड टू द कॉस्ट। अब बेटा इन्वायरमेंटल आप रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर लें, सारे इन्वायरमेंट यानी फ़िल्टर वगैरह ताकि जो डस्ट वगैरह या इसको एटमॉस्फेयर में ना फेंका जाए, तमाम ऐसे अखराजात को मिला के जो इसका कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। फिर जिसकी बेस पे जो सीमेंट वगैरह के जो रेट्स हैं बेटा वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फर्दर यहाँ तक जो ना आपका आंसर यहाँ तक था, ठीक है, कि क्वेश्चन में यही कि कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा है, ये तीन चैलेंजेस दिए हुए हैं। फर्स्ट बेटा ये वाला, उसके बाद सेकंड हाई प्रोडक्शन कास्ट ड्यू टू एनर्जी, और उसके बाद बेटा क्या है थर्ड जो ना ये रॉ मटेरियल वाला है, और फोर्थ बेटा आप जो ना ये इन्वायरमेंटल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसकी बात कर लें कि चार प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर सकता है। अच्छा बच्चे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, कॉटेज, हाँ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री हम यहाँ से कवर कर लेंगे बच्चे। ठीक है, अब कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रही है, चलें कॉटेज इंडस्ट्री में होता क्या है बेटा। एक्चुअली कॉटेज इंडस्ट्री में ये होता है कि लोग अपने घरों में छोटी मोटी चीज़ें बना बना लेते हैं। अब जैसे ये कारपेट वेविंग की बात कर लें बेटा,
अब इसी एम्ब्रॉयडरी की बात कर लें बेटा, ब्रास वेयर की बात कर लें, पोट्री की बात कर लें, अटेंसेस, डेकोरेटिव या आइटम्स या ज्वेलरी वगैरह की बात कर लें, हैंडीक्राफ्ट जैसे वुड वर्क, लेदर गुड्स, बेंगल्स वगैरह, ये चीज़ें बेटा इनकी क्या की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है। कैंडल मेकिंग है बेटा, रग वीविंग है, इसी तरीके से कॉटन वीविंग है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा प्रोडक्शन है। ये तमाम ऐसी चीज़ें बेटा क्या की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये था कि कॉटन इंडस्ट्री के रूरल डेवलपमेंट में क्या फ़वाइद हैं। अच्छा बेटा, पहली बात तो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, हेल्पिंग टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इसी तरीके से जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं बेटा वो इम्प्रूव हो जाती हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है बेटा, पैसा हम यूज़ करते हैं उसे रखते नहीं हैं, ठीक है। तो इससे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं बेटा वो क्या हो जाती हैं, इम्प्रूव हो जाती हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द वीमेन बेटा, आपको पता है ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह में अक्सर वीमेंस बेटा वर्क कर रही होती हैं, particularly in rural areas by providing income and platform to their showcase their talents। मतलब ज़ाहिर सी बात है बेटा, लोग जब इस तरह के सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ ये सारी चीज़ें बेटा बनाएंगे तो एक शो केस मतलब एक टैलेंट बेटा उनका जो है ना वो क्या होगा, शो होगा, लोग आके देखेंगे, परचेज करेंगे एक्सेट्रा बेटा। Cottage industries also help to preserve and promote the traditional craft skills and जो कल्चरल बेटा हेरिटेज हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, मेंटेन होते हैं, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की क्यों, क्योंकि लोग जो ना आप इनकी शो केस करता लोग दिखाते हैं, इवन हर साल जो ना मेले वगैरह लगते हैं बेटा, लोग नई नई चीज़ें बना के आ जाते हैं। Flexibility and adaptability is yet another advantage, as a small scale operation can be quickly adapt to changes in the market demands and trend। अब बेटा स्मॉल लेवल पे बनाए जाते हैं, इस वजह से जो कस्टमर की डिमांड है उस हवाले से चीज़ उसको बना के दे दी। ये बेटा ऐसा समझ ले बड़ा बेनिफिट है इसके लिए, ठीक है। अब ये इन तमाम का समझ लें बेटा, कंक्लूजन जो है ना फिर इस पॉइंट में दिया गया है। अब इसमें इन्हेंस्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, पॉवर्टी रिडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज विच प्रमोट द डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज अंडर प्रिविलेज्ड रीजन बेटा, जहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे ऐसे समझ लें उनकी ग्रोथ वगैरह होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्दर क्या है बेटा, जिसकी बेस पे जो ना रीजन्स बाय कंज्यूमिंग इकोनॉमिक एक्टिव इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा, एक तो यही इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है बेटा वो क्या हो जाएगी, बूस्टअप हो जाएगी। अब उसके बाद फर्दर बेटा क्या है कि जो ना इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी और एग्रीगेट भी डिमांड भी क्या होगी बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा। उसके बाद जो ना 4 एंड 5 रहते हैं। 4 एक्चुअली बेटा उसका कोई स्पेसिफिक आंसर यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा था, तो वो मैंने जो ना अलग से लिख दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दी है। और उसके बाद जो ना 5 क्वेश्चन की तरफ बच्चे चलते हैं हम, ठीक है। 4 एक्चुअली फ़िश फार्मिंग के हवाले से था कि पाकिस्तान में जो फ़िश फार्मिंग है वो कैसे फूड सिक्योरिटी के तौर पर एक्ट कर सकती है, कि भाई अगर फ़िश है तो भाई पाकिस्तानी लोग ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। वो उनको फूड की ऐसा समझ लें वो मिल सकती है सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा कि जो मकरान कास्टल हाईवे है, कि मकरान कास्टल हाईवे, अब इसकी वजह से जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसको क्या क्या फ़ायदे मिले हैं, किस तरीके से फ़ायदे मिले हैं। एक्चुअली बेटा आपको बताएं, मकरान कोस्टल हाईवे कनेक्ट्स फिशिंग कम्युनिटीज़ अलॉन्ग विद अरेबियन सी कोस्ट। बेटा अरेबियन सी कोस्ट के साथ ये जुड़ा होता है और ये क्या करता है बेटा, प्रोवाइडिंग अ वाइटल ट्रांसपोर्ट लिंक फॉर फिशिंग इंडस्ट्री। मतलब यही बेटा फिशर जो है ना इसी रोड के ज़रिए पाकिस्तान की जो दूसरे सिटीज़ हैं वहाँ तक जो ये फ़िश वगैरह है बेटा वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब बेटा जिसकी बेस पे एक तो मार्केट को एसेस करना उनके लिए इजी हो गया है, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी बेटा कम हो गए हैं। इन इंक्रीज द इंडस्ट्रीज एफिशिएंसी बेटा, इससे जो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी है बेटा वो इंक्रीज होगी, मतलब फ़िश इंडस्ट्री की बात हो रही है। और जहाँ पे लोग बेचते हैं जाके वहाँ से ज़र मुबादला बेटा ये चीज़ें कमाई जाती हैं। मकरान कोस्टल हाईवे हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कास्ट टाइम, क्योंकि जल्द अज जल्द बेटा क्या किया जाता है, जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं बेटा। अच्छा, उसके बाद बेटा इनेबलिंग द फिशरमैन टू सेल क्विकली कैच देयर कैच क्विकली एंड एफिशिएंटली बेटा। अब ज़ाहिर सी बात है बेटा उन्हें वो क्या करते हैं, सेल करते हैं, सेल फ़ौरन, क्योंकि
जैसे हम बात कर रहे थे बेटा क्वेटा से कराची पहुंचना 7 घंटे में, ठीक है, या कराची से क्वेटा जाना 7 घंटे में। रात को बेटा 12 बजे यहाँ से लोड करते हैं, सुबह 7 बजे वहाँ पे जाके पहुंच जाता है, सुबह 7 बजे ऐसे समझ लें मार्केट ओपन हो जाती है। तो बहुत ही कम टाइम में बेटा ऐसा समझ लें जो मार्केट है उसको एसेस किया जा सकता है। दिस इम्प्रूव द फ्रेशनेस एंड क्वालिटी ऑफ फिश बेटा, इससे जो फिश की क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहती है। और उसके बाद फर्दर आप बात कर लें बेटा जो सी फूड यानी इनकी प्रोडक्ट्स उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। एंड इंक्रीजिंग द मार्केट डिमांड, और मार्केट का जो डिमांड है बेटा वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए ताकि जो है ना एसएससी वालों में आपको समझा भी सकूँ इजीली, ठीक है। अब वो क्या है बेटा कि वही जो फिशिंग इंडस्ट्री का रोल था बेटा पाकिस्तान की इकोनॉमी में। तो बेटा फिश बूस्ट द पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी बाय, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं बेटा, जैसे ये प्रोवाइडिंग बेटा प्रोटीन प्रोटीन प्रोवाइड करना। अब उसके अलावा बेटा क्या है कि क्रिएटिंग लाइवलीहुड बेटा, लाइवलीहुड मतलब ऑफ कोर्स बेटा लोगों की ज़िंदगियाँ अच्छी हो जाती हैं, बहुत सारे लोग इससे मुंसलिक होते हैं बेटा, पैसा जो ना इसी से कमा रहे होते हैं, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा बच्चे क्या मिल रहा होता है, फ़ायदा मिल रहा होता है, और हमारे जो मुल्क की इकोनॉमी है वो बूस्ट हो रहा होता है, ठीक है। इससे मतलब बहुत सारा हमारे मुल्क को क्या हो रहा होता है, फ़ायदा हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद सपोर्टिंग द इकोनॉमी, वही बात है बेटा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू फ्रॉम फिश कंट्रीब्यूट्स द नेशनल इकोनॉमी है विच कैन बी री इन्वेस्टेड इन फूड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वही बेटा फूड इंडस्ट्रीज वगैरह की डेवलपमेंट करके जो ना हमारी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सकती है। प्रमोटिंग द एक्वाकल्चर बेटा, जहरी सी बात है, फिश फार्मिंग इज एन एक्सपेंडिंग ऑफरिंग अ सस्टेनेबल वे टू इंक्रीज फिश सप्लाई, फिश सप्लाई को बेटा क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, जिसकी बेस पे हमारे जो फूड की सिक्योरिटी है, या जो दूसरे लैंड ब्लॉक रीजन्स हैं जहाँ पे मतलब ये फ़िश वगैरह अवेलेबल नहीं है बच्चे, तो वहाँ तक भी फ़िश यानी इन चीज़ों को क्या किया जा रहा है, पहुँचाया जा रहा है बेटा। यहाँ तक हमारे जो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस हैं बेटा वो भी कंप्लीट हो जाते हैं और एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट हो